हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरएलसी पाठशाला में। मैं साइंस का ऑब्जेक्टिव करा रहा था और आज छठा चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बायोगैस ईंधन का स्रोत कौन नहीं है। निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। पहला ऑप्शन है लकड़ी, दूसरा ऑप्शन है गोबर गैस, तीसरा ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, नाभिकीय ऊर्जा। बायोगैस के अंतर्गत लकड़ी, गोबर गैस, कोयला इत्यादि ये सब आते हैं, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा, प्राकृतिक ऊर्जा, इस प्रकार के ऊर्जा बायोगैस के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्टली और विशाल मतलब सबसे बड़ा स्रोत ऊर्जा का कौन सा है जिससे हमें अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मिलती है। तो पहला ऑप्शन है सूर्य, दूसरा ऑप्शन है बिजली, तीसरा ऑप्शन है परमाणु बम और चौथा ऑप्शन है कोयला। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हो जाएगा सूर्य। सूर्य ऊर्जा का सबसे विशालतम रूप है जिससे हमें अत्यधिक मात्रा में एनर्जी मिलती है। अगला प्रश्न है, पवनों का देश किसे कहा जाता है। यानी कि पवन के उत्पादन में भारत का स्थान चौथा स्थान है। वहीं पर पहला स्थान डेनमार्क को है, इसीलिए पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। और पवन चक्की से विद्युत धारा उत्पादन करने में पवन चक्की की चाल कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। और भारत में तमिलनाडु में पवन चक्की से पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है, लेकिन भारत का स्थान पूरा विश्व में चौथा स्थान है। वहीं पर सबसे पहला स्थान है डेनमार्क को, इसीलिए पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा डेनमार्क, तीसरा अमेरिका, चौथा फिनलैंड। तो ऑप्शन बी हो जाएगा डेनमार्क। अगला प्रश्न है, एक उत्तम ईंधन क्या है। एक उत्तम ईंधन क्या है, सबसे अच्छा ईंधन है क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा लकड़ी। अगला है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के आधार पर दो प्रकार के होता ऊर्जा को बांटा गया है। पहला नवीकरणीय, दूसरा का अनवीकरणीय। नवीकरणीय मतलब एक बार उपयोग करके उसका दोबारा प्रयोग कर सकते हैं, उसे नवीकरणीय कहते हैं। और अनवीकरणीय में एक बार उपयोग करके उसका दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कोयला एक अनवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण है, क्योंकि कोयला को एक बार उपयोग में लाते हैं, उसके बाद पुनः कोयला को उपयोग में नहीं लाते हैं। तो पहला ऑप्शन है जीवाश्म ईंधन, दूसरा ऑप्शन है सौर ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है पवन ऊर्जा और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो पहला आंसर हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। अगला है, टीडी बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो टीडी बांध पहला ऑप्शन है गंगा नदी, दूसरा ऑप्शन है सतलज, तीसरा यमुना और चौथा नर्मदा। तो यहाँ पर पहला हो जाएगा गंगा नदी, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, जिसमें से 15 किलोमीटर पाकिस्तान देश या अन्य देश में चली जाती है और भारत में 2510 किलोमीटर होती है। और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। अगला प्रश्न है, बायोगैस का उत्पादन होता है। बायोगैस का उत्पादन किस से होता है। बायोगैस को जैव मात्रा के नाम से भी जानते हैं और बायोगैस या जैव मात्रा का मुख्य अवयव मीथेन होता है, जिसे मार्स गैस भी कहा जाता है। और मीथेन का सूत्र CH4 होता है और बायोगैस में मीथेन 75% पाया जाता है। तो बायोगैस का यहाँ पूछ रहा है उत्पादन किस से होता है, अर्थात कि जैव मात्रा का उत्पादन किस से होता है। तो पहला ऑप्शन है गोबर से, दूसरा ऑप्शन है लकड़ी से, तीसरा ऑप्शन है कोयला से, चौथा इनमें से कोई नहीं।
तो पहला आंसर हो जाएगा गोबर से। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हो जाएगा कोयला। अगला प्रश्न है, कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो पहला ऑप्शन है यूपी, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और चौथा राजस्थान। तो यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा तमिलनाडु। अगला है, काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा है यूपी, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है कर्नाटका। तो यहाँ पर पहला हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न है, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत और ऊर्जा का विशालतम स्रोत क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सूर्य। अगला है, निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है? जिससे हमें स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत जिससे वायुमंडल में किसी भी प्रकार का हानि नहीं पहुंचता है, उसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हो जाएगा प्राकृतिक गैस। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? पहला ऑप्शन है नाभिकीय संलयन, दूसरा नाभिकीय विखंडन, तीसरा दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले समझते हैं नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन होता क्या है। जब दो या दो से अधिक नाभिक अपने विभिन्न अवयवी कण में टूट जाते हैं तब उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। वहीं पर दो हल्के नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तब उसे हम नाभिकीय संलयन के नाम से जानते हैं। हाइड्रोजन बम तथा सूर्य एवं उनके अन्य स्रोत, हाइड्रोजन बम और सूर्य एवं उनके अन्य स्रोत नाभिकीय संलयन पर आधारित है। वहीं पर परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। और नाभिकीय विखंडन भी दो प्रकार का होता है, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन और अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पहला नाभिकीय संलयन। और अगर प्रश्न रहता सूर्य एवं उनके अन्य स्रोतों में कौन सा विखंडन, कौन सा घटना होती है, तो नाभिकीय संलयन होती है। यही परमाणु बम पूछता तो नाभिकीय विखंडन और हाइड्रोजन बम तो नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय विखंडन कितने प्रकार के होता है? तो दो प्रकार के, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन और अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। अगला प्रश्न है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। तो बताएं नवीकरणीय स्रोत क्या होता है? वैसा ऊर्जा स्रोत जिनका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, यानी कि एक बार उपयोग करके दोबारा उसका उपयोग कर सकते हैं, उसे हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत रखते हैं। तो पहला ऑप्शन है सौर ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है कोयला से प्राप्त ऊर्जा और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हो जाएगा सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? पहला ऑप्शन है नर्मदा, दूसरा ऑप्शन है ताप्ती, तीसरा गंगा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो पहला आंसर हो जाएगा नर्मदा। अभी हम प्रमुख परियोजना की बात करते हैं और उनमें कौन सा नदी पर, यानी कि कौन सा परियोजना किस नदी पर है, कुछ परियोजना दिखाते हैं जो कि क्लास 10वें वर्ग में बहुत बार पूछा जाता है। जो उसमें जिसमें पहला था सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर। और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात ये सब लाभान्वित राज्य हैं सरदार सरोवर बांध से, यानी कि सरदार सरोवर बांध से लाभान्वित राज्य हो गया मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और नदी हो गया नर्मदा नदी। पहला है भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना
नदी हो गया सतलज और राज्य हो गया हिमाचल प्रदेश HP या पंजाब। यानी कि भाखरा नांगल परियोजना से दो राज्य लाभान्वित है, पहला है हिमाचल प्रदेश और दूसरा है पंजाब। और नदी क्या हो गया? सतलज नदी। अगला प्रश्न है दूसरा, दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना जो कि नदी है दामोदर नदी और राज्य हो गया पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है और इससे लाभान्वित राज्य पश्चिम बंगाल है। इसीलिए पश्चिम बंगाल का शोक नदी दामोदर नदी को कहा जाता था। पश्चिम बंगाल का शोक नदी दामोदर नदी को कहते थे। वहीं पर बिहार का शोक नदी कोसी नदी को कहते हैं। तो अगला परियोजना होगा कोसी परियोजना। कोसी परियोजना, नदी हो गया कोसी और राज्य हो गया बिहार और देश में एक चला जाता है नेपाल। तो यहाँ पर बिहार का शोक नदी कोसी नदी को कहा जाता है। बोर्ड में कई बार पूछा है प्रश्न, बिहार का शोक नदी किस नदी को कहते हैं? तो कोसी नदी को। अगला है, तो यहाँ पर पहला था भाखरा नांगल परियोजना सतलज नदी हिमाचल प्रदेश और पंजाब। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पश्चिम बंगाल। कोसी परियोजना कोसी बिहार और नेपाल। अगला है हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना जो कि उड़ीसा में है और महानदी पर। हीराकुंड परियोजना महानदी पर है। नदी का नाम ही है महानदी और राज्य है उड़ीसा। राज्य क्या है? उड़ीसा। हीराकुंड बांध महानदी पर है और राज्य हो गया उड़ीसा। तो यहाँ पर भी उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। उड़ीसा का शोक नदी महानदी को कहा जाता है। पश्चिम बंगाल का शोक नदी दामोदर नदी को कहा जाता था और बिहार का शोक नदी कोसी नदी। अगला है चंबल परियोजना। चंबल परियोजना जो कि नदी है चंबल नदी और राज्य हो गया राजस्थान। चंबल परियोजना चंबल नदी पर और राजस्थान। और चंबल परियोजना पर ही 3 प्रकार के राजस्थान में बांध बनाया गया है। पहला है 3 प्रकार के नामक जगह पर। पहला है राणा प्रताप सागर बांध, दूसरा का है गांधी सागर और तीसरा का है कोटा। पहला का है राणा प्रताप में, दूसरा गांधी सागर और तीसरा कोटा। तो चंबल परियोजना चंबल नदी राजस्थान। अगला है रिहंद परियोजना। रिहंद परियोजना नदी हो गया रिहंद और राज्य हो गया यूपी। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में और रिहंद नदी के पीछे एक बड़ा सा जलाशय बनाया गया है जिसे गोविंद बल्लभ पंत सागर के झील के नाम से जानते हैं। इसके पीछे एक जलाशय है जिसे गोविंद बल्लभ पंत सागर। रिहंद नदी के पीछे एक बड़ा सा जलाशय है जिसे
गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से जानते हैं और यह भारत का कृत्रिम झील के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर था हीराकुंड परियोजना, महानदी उड़ीसा और उड़ीसा का शोक नदी महानदी को कहा जाता है। चंबल परियोजना चंबल और राजस्थान। अगला है रिहंद परियोजना, रिहंद नदी उत्तर प्रदेश। तो आज था ऊर्जा के स्रोत। इसी के साथ क्लास 10वीं वर्ग के फिजिक्स समाप्त होता है। अगले वीडियो से रसायन शास्त्र में पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया, इस रासायनिक अभिक्रिया के इम्पोर्टेंट रिएक्शन को सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद पहला चैप्टर के ऑब्जेक्टिव लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।